हाँ तो दोस्तों, आज हम अगला चैप्टर 12th फिजिक्स का शुरू करते हैं, जिसका नाम है वैद्युत धारिता। तो इसमें सबसे पहले आता है धारिता। धारिता का मतलब क्या होता है? धारिता का मतलब होता है धारण करने वाला। तो वैद्युत धारिता क्या होगा? वैद्युत को धारण करने वाला। चलिए अब हम देखते हैं। अगर हमारे पास कोई चालक है, हमारे जो चालक हैं वो तीन तरह के होते हैं: चालक, अचालक और अर्धचालक। चालक जिनमें हो गए आवेश आर पार निकल जाता है या आवेश ग्रहण करने की जिसमें क्षमता होती है। एक होते हैं अचालक जिनमें होकर आवेश नहीं निकलता। एक होते हैं अर्धचालक जिनमें बहुत ही कम मात्रा में आवेश निकलता है। तो जो हमारे चालक होते हैं, मान लो हमारे पास कोई चालक है, ये कोई चालक है, ये चालक छड़ है। अब मान लो इसको हम आवेश दे रहे हैं इसको, तो इस चालक में जैसे जैसे हम इसको आवेश देंगे, इस पर आवेश बढ़ता जाएगा और एक ऐसी लिमिट आएगी इस पे आवेश फिर इसको लेना बंद कर देगा। ये जो छड़ है पूर्णतः आवेशित हो जाएगी। इसके बाद हम इसको कितना भी आवेश दें, फिर ये आवेश इस छड़ पर नहीं जाएगा। फिर क्या होगा, ये छड़ जहाँ भी रखी होगी और जिस माध्यम में होगी वहाँ आवेश को ट्रांसफ़र करना चालू कर देगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मान लो किसी चालक पर एक निश्चित अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है। किसी चालक पर एक निश्चित ही अधिकतम आवेश संचित किया जा सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आवेश की एक लिमिट होती है। जैसे हम खाना खाते हैं, हमारी एक लिमिट है कि हम कितना खाना खाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम खाते ही जाएंगे, इतना नहीं होता। तो हमारी भी एक लिमिट है। इसी तरह से एक चालक की लिमिट होती है कि उसको कितना आवेश संचित किया जा सकता है। तो एक चालक पर निश्चित आवेश संचित किया जा सकता है। तो जो चालक है, जो वस्तु है, तो उस चालक की ये जो आवेश था, इसको धारण करने की क्षमता उसकी वैद्युत धारिता कहलाती है। समझ में आया? हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उसमें की एक लिमिट होती है चालक को आवेश ग्रहण करने की। अब वो अधिकतम कितना आवेश ग्रहण करता है, ये जो उसकी क्षमता होती है, यही हमारी कहलाती है वैद्युत धारिता। वैद्युत धारिता समझ में आई होगी। तो अब परिभाषा के अनुसार, जो हमने परिभाषा बनाई है, इसी के अनुसार हम देखेंगे कि जो वोल्टेज होती है, जो विभव होता है, वो आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, किसी चालक को हम वोल्टेज देंगे तो उसका आवेश बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ाएंगे आवेश बढ़ेगा, वो भी एक निश्चित सीमा तक। तो वोल्टेज और आवेश एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अगर समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट लगाएंगे 1/c। तो जो c हमारा कांस्टेंट हमने लगाया, या इसको लिख देंगे हम Q बराबर CV। तो जो C कांस्टेंट है हमारा, यही कहलाता है हमारा चालक की वैद्युत धारिता। ये जो C है, इसको कहेंगे हम चालक की वैद्युत धारिता। ठीक है, समझ में आ गया?
या अब इस फॉर्मूले के अनुसार हम इसकी डेफिनेशन को इस तरह से बोल सकते हैं, किसी चालक की वैद्युत धारिता उसको दिए गए वैद्युत आवेश तथा उसके कारण उत्पन्न वैद्युत विभव में परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। यहाँ से लिखेंगे हम C बराबर Q/V। तो इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे किसी चालक की वैद्युत धारिता उस चालक को दिए गए वैद्युत आवेश तथा उसके विभव परिवर्तन के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है। अच्छा, अब वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है, C का मात्रक, वो होता है हमारा फैरड। ठीक है। अब इसको छोटा भी लिख सकते हैं, माइक्रोफैरड, पिकोफैरड। आपने देखा होगा जो घर में पंखे होते हैं उनमें जो कैपेसिटर लगे होते हैं उनमें जो आते हैं वो माइक्रोफैरड, इस तरह से म्यू और एफ लिखा होता है, एक माइक्रोफैरड में आते हैं वो। तो एक माइक्रोफैरड जो होता है, एक माइक्रोफैरड वो 10⁻⁻⁶ फैरड के बराबर होता है। ठीक है। अब चलते हैं अगले टॉपिक पर। अब देखते हैं अगला टॉपिक, किसी विलगित गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। विलगित का मतलब होता है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड का मतलब चारों ओर से बंद। तो मान लो हमारे पास कोई गोलीय चालक है और ये इस पर कोई मान लो पॉजिटिव आवेश से या आवेशित है। अब हमें इसकी वैद्युत धारिता निकालनी। मान लो इसकी जो त्रिज्या है वो R है और इस पर +Q आवेश है। ठीक है। अब हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था वैद्युत विभव वाले में कि गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव, इसका सूत्र हमने पढ़ा था, V बराबर होता है 1/4πε0 Q/R। ये हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, ये सूत्र होता है। ठीक है। विभव का इसके पृष्ठ पर किसी बिंदु पर, कोई बिंदु ले लो। अब चालक की, माना गोलीय चालक की वैद्युत धारिता C है, तो C बराबर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा Q/V। ठीक है। अब यहाँ से V की वैल्यू रख देंगे, V की वैल्यू रखेंगे नीचे Q/4πε0 R। अब Q से Q कट जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा 4πε0 R। ये हमारा आ गया गोलीय चालक की वैद्युत धारिता। चूँकि हम जानते हैं कि 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁹। ये हमें पता है, इसका मान इतना होता है। अब इसका उल्टा कर दिया तो इसका मान लगा देंगे, तो C बराबर हो जाएगा R/9 × 10⁹। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता उसकी त्रिज्या के समानुपाती होती है। ठीक है। अब यहाँ मान लो आपके पास क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की वैद्युत धारिता निकालिए। अब वैद्युत धारिता पृथ्वी की निकालने के लिए अगर माना कि पृथ्वी लगभग गोल है और इसकी त्रिज्या है, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी होती है, 6400 किलोमीटर। अब C का मान 6400 यहाँ रख दो तो पृथ्वी की वैद्युत धारिता आ जाएगी। तो पृथ्वी की वैद्युत धारिता C बराबर R की जगह पर 6400/9 × 10⁹।
तो ये आ जाएगी लगभग 711 माइक्रो फैरेड। कभी कभी पूछ लेता है 1 नंबर। अब हम शुरू करते हैं संधारित्र। संधारित्र आप सभी लोगों ने देखा होगा, कैपेसिटर सबके घरों में यूज़ होता है, मोस्टली पंखे में तो देखा ही होगा। तो चलो संधारित्र के बारे में बताते हैं। संधारित्र क्या है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति है, संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें चालक के आकार में वृद्धि किए बिना चालक के आकार में वृद्धि किए बिना उस पर पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जाता है। ठीक है। अब इसमें ये काम कैसे करता है, होता क्या है? मान लो हमारे पास कोई एक चालक है जो धनावेशित है। अगर हम इसके पास कोई दूसरा चालक लाएं तो प्रेरण, एक होता है प्रेरण, मैंने सबसे पहले चैप्टर में बताया था। प्रेरण के कारण इस पे क्या होगा, ऋणावेशित ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर ये धनावेशित है, इसके पास कोई दूसरा चालक लाएं तो ये ऑटोमेटिक ऋणावेशित हो जाएगा और इस साइड में धनावेशित हो जाएगा। अच्छा, अब जब इस साइड में धनावेशित, इसको क्या करते हैं, इसको हम ग्राउंड कर देते हैं, अर्थ में दे देते हैं, तो ये धनावेशित इसमें चला जाता है। तो ये धनावेशित यहाँ हो गया, ये ऋणावेशित हो गया। तो इस तरह से ये दो प्लेटें दोनों आवेशों से आवेशित हो गई, जिसमें एक था धन और एक था ऋण। अच्छा, अब संधारित्र कई तरह के होते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, बेलनाकार संधारित्र, वैद्युत अपघट्ट संधारित्र और परिवर्ती संधारित्र। अब तुम्हारे कोर्स में सारे तो नहीं है, चलो जितने हैं उतने में करा देता हूँ। सबसे पहले आता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है कि इसमें दो समान आकार की प्लेटें होती हैं इस तरह से। तो इसमें एक को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो दूसरा ऑटोमेटिक माइनस क्यू आवेश से आवेशित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है समांतर प्लेट संधारित्र। इसमें एक प्लेट को X बोलते हैं, दूसरी को Y प्लेट बोलते हैं। तो ये इस तरह से कुछ बना हुआ होता है। यहाँ से इसको आवेश दिया जाता है और यहाँ से इसको ग्राउंड दिया जाता है और यहाँ से इसको आवेश दिया जाता है। इस तरह से ये इसकी बनावट होती है कुछ। चलिए अब इसके लिए डेरिवेशन निकालते हैं कि मान लो इन प्लेटों के बीच की दूरी d है और इन प्लेटों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो a मान लिया, और मान लो जो माध्यम रखा हुआ है उस माध्यम का परावैद्युतांक हमने k मान लिया। वैसे वायु निर्वात के लिए k की वैल्यू 1 होती है, पर मान लो हमने किसी और माध्यम में रखा है तो उसका परावैद्युतांक 1 मान लिया। और ये वैद्युत क्षेत्र E में रखे हैं। इनमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो E है भाई, प्लस से माइनस तो एक वैद्युत क्षेत्र काम करेगा, तो इस वैद्युत क्षेत्र को मान लिया हमने E। और प्रत्येक प्लेट पर जो आवेश घनत्व है वो हमने मान लिया, इस पर पहली X प्लेट पर आवेश घनत्व हमने
प्लस सिग्मा आवेश घनत्व, और वाई प्लेट पर मान लिया माइनस सिग्मा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। चलिए अब हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट होती है। ये हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब जो प्लेट हैं, अब दो प्लेटों के बीच विभवांतर वोल्टेज निकालेंगे। प्लेटों के बीच विभवांतर V बराबर होगा क्यू डी अपॉन के ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया ये कैसे आया? चलिए इसको थोड़ा बता देता हूँ। V बराबर होता है हमारा E इंटू डी के, जो वो विभवांतर होता है वो हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र गुणा उनके बीच की दूरी के। अब यहाँ हमने E की वैल्यू समीकरण 1 से रख दी तो हमारा वोल्टेज आ गया इतना। अब हम जानते हैं कि धारिता C बराबर होती है Q अपॉन V। तो अब V का मान यहाँ से यहाँ रख देंगे, तो धारिता तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन Q इंटू डी अपॉन के ए एप्सिलॉन नॉट। के ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, Q से Q कट जाएगा तो ये आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। तो ये आ गया हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब मान लो ये हमारा समांतर प्लेट का जो माध्यम है वो वायु या निर्वात है, तो वायु या निर्वात के लिए के बराबर 1 होता है। तो वायु या निर्वात में जो हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होगी वो हो जाएगी C बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। ठीक है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। तो आप इस फॉर्मूले से देख सकते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र को प्लेटों का क्षेत्रफल प्रभावित करता है। क्षेत्रफल ज़्यादा होगा क्योंकि C के समानुपाती है, ज़्यादा होगा तो धारिता ज़्यादा होगी, क्षेत्रफल कम होगा तो धारिता कम होगी। इसी तरह से परावैद्युतांक जो माध्यम है उनका रखा हुआ है जिसमें प्लेट वो प्रभावित करता है। माध्यम के का मान जहाँ ज़्यादा होगा वहाँ C बढ़ेगी और के का मान कम होगा तो C घटेगी। इसी तरह से बीच की दूरी जो है, जो बीच की दूरी हमारे अनुक्रमानुपाती होती है धारिता के। तो बीच की दूरी जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो हमारा जो धारिता है समांतर प्लेट संधारित्र की वो कम होती जाएगी, और बीच की दूरी जैसे जैसे कम करेंगे तो वो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। कभी कोई पूछ लेता है कि धारिता को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक आता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच रखे परावैद्युतांक के कारण उस संधारित्र की धारिता निकालते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था, मान लो एक समांतर प्लेट संधारित्र है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब मान लो हम इसके बीच में कोई लकड़ी की या कुछ भी छड़ रख देते हैं, एक प्लेट रख देते हैं। मान लो ये X प्लेट है, ये Y प्लेट है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी D है, प्लेटों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है, और ये जो हमने रखी
एक परावैद्युतांक प्लेट, इसका परावैद्युतांक मान लिया हमने K है, और इसकी जो मोटाई है ये हमने T मान ली। T मोटाई की हमने एक परावैद्युतांक इसमें प्लेट रखी। तो मान लो इस पर आवेश जो है, आवेश घनत्व वो सिग्मा है। तो अब इसमें जो वैद्युत क्षेत्र है वो E मान लिया, E हो मान लिया, E1 मान लिया हमने इस प्लेट से बाहर का वैद्युत क्षेत्र, और E2 मान लिया हमने इस प्लेट के अंदर का वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, अब यहाँ से शुरू करते हैं। प्लेटों पर वायु, मान लो ये कोई परावैद्युतांक है और बाहर ये रखा है, ये वायु है। वायु में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वायु में हमने तीव्रता को E1 माना था, तो E1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 1 मान लिया। अच्छा, अब परावैद्युतांक जो क्षेत्र है जो हमने प्लेट रखी उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब परावैद्युतांक में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने E2 माना था, तो E2 बराबर होगा सिग्मा अपॉन K इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस प्लेट का परावैद्युतांक K है। समीकरण नंबर 2 हो गया। अब प्लेटों के बीच विभवांतर, V बराबर होगा E1 इंटू दूरी और E2 इंटू दूरी। नॉर्मली क्या होता था, E इंटू डी होता था। अब क्या है, अब हमें दो लेने पड़ेंगे अलग अलग, एक तो वायु में और एक परावैद्युतांक वाला। तो E1 इंटू डी, अब E1 के लिए D कितना है, अब ये परावैद्युतांक कट जाएगा तो D माइनस टी, क्योंकि T को हम निकाल देंगे क्योंकि वायु में ले रहे हैं, परावैद्युतांक नहीं ले रहे, प्लस अब अंदर वाला लेंगे E2 इंटू टी, अब सिर्फ इस वाले पोर्शन का ले रहे हैं। ठीक है, तो अब E1 और E2 का मान रख देंगे समीकरण 1-2 से, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D माइनस टी प्लस सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू टी। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सिग्मा बराबर होता है, चूंकि सिग्मा बराबर होता है Q अपॉन ए प्लेटों की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, Q आवेश, सिग्मा क्या है, आवेश घनत्व, आवेश घनत्व तो आवेश बटे पृष्ठ क्षेत्रफल, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अब सिग्मा की वैल्यू लगा देंगे, तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन, सिग्मा की वैल्यू लगानी है, तो V बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A D माइनस टी प्लस टी अपॉन K। इसको हमने कॉमन ले लिया यहाँ से और ये बचा।
अब हम जानते हैं कि संधारित्र की धारिता C बराबर होती है Q/V। अब V की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे, तो ये हो जाएगी C बराबर Q/Q/Epsilon नॉट A D माइनस T प्लस T/K। ठीक है। अब Q से Q कट जाएगा, ये बटे से बटे में है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो C बराबर आ जाएगा हमारा A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D माइनस T प्लस T/K। तो ये अगर समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में कोई परावैद्युतांक, कोई छड़ रखी या कोई चीज़ रख दी, तो उस टाइम पे इसकी धारिता का व्यंजक। ठीक है। इसके बाद आता है अगला टॉपिक, गोलीय संधारित्र। अच्छा, गोलीय संधारित्र में क्या होता है, जैसे उस समांतर प्लेट में 2 प्लेट होती थी, इसमें 2 गोल प्लेट होती हैं। जैसे ये एक प्लेट और इसके ऊपर एक ये प्लेट। अब इस प्लेट में मान लीजिए हमारे पास 2 गोलीय प्लेट है। इसको माना हमने धनावेशित आवेशित कर दिया, प्रेरण के द्वारा ऊपर वाली ऋणावेशित हो जाएगी, ऊपर वाली ऋणावेशित हो जाएगी प्रेरण के द्वारा, और इसको हमने ग्राउंड दे दिया। जो इसके ऊपर प्रेरण के द्वारा जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो ग्राउंड में चला जाएगा। अब मान लिया इसकी अंदर वाले गोले की त्रिज्या स्मॉल r और ऊपर वाले बड़े वाले गोले की त्रिज्या कैपिटल R। छोटे वाले चालक को, अंदर वाले चालक को माना A और ऊपर वाले चालक को मान लिया B। मान लो इस पर हमारा प्लस Q आवेश है और इस पर माइनस Q आवेश। अब गोलीय चालक A पर, गोलीय चालक A पर प्लस Q आवेश है, तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत विभव ये मान लिया हमने VA, ये होगा हमारा प्लस 1/4πε0 Q/R। इसी तरह से B पर माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये हमने VB मान लिया, ये होगा माइनस 1/4πε0 Q/, अब ये कैपिटल R होगा। अच्छा, अब A पर परिणामी वैद्युत विभव V बराबर होगा VA प्लस VB। तो परिणामी वैद्युत विभव निकालेंगे V। अब V और VB के मान रखा देंगे ऊपर से, 1/4πε0 Q/R माइनस 1/4πε0 Q/R। अब V बराबर 1/4πε0 कॉमन ले लेंगे, Q/R माइनस Q/R। Q को भी कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा Q/R
4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो b बराबर हो जाएगा हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर अपॉन आर इंटू आर। ये आ गया हमारा वैद्युत विभव का फॉर्मूला। ठीक है, अब ए और बी के बीच विभवांतर निकालेंगे। ए तथा बी के बीच विभवांतर, क्योंकि हमारा जो प्लेट बी है वो धरती से अर्थ से कनेक्टेड है, इसलिए बी पर विभवांतर 0 होगा। तो जो विभवांतर होगा दोनों का वो v बराबर वी ए माइनस वी बी के बराबर ही होगा, जो कि हमारा ऊपर है। अतः विभवांतर हो जाएगा हमारा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर माइनस आर अपॉन आर आर। ये हो गया हमारा विभवांतर। अब निकालेंगे हम गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता C बराबर Q अपॉन R होती है, Q अपॉन V होती है। अब V की वैल्यू ऊपर से हम यहाँ रख देंगे, तो C बराबर हो जाएगा Q अपॉन Q R माइनस R अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R। Q से Q कट जाएगा। अब Q से Q कट जाएगा तो C बराबर आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R इंटू R अपॉन R माइनस R। ये आ गया हमारा गोलीय संधारित्र की धारिता का फॉर्मूला। ठीक है, आ गया समझ में। अब आता है अगला टॉपिक, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्रों को जोड़ना। संधारित्रों को हम दो तरह से जोड़ते हैं, एक तो श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। तो सबसे पहले हम देखेंगे श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को कैसे जोड़ते हैं। मान लो हमारे पास ये 3 संधारित्र हैं, या आप ज़्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ से हमने इसको प्लस Q आवेश दिया तो इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा, इस पर प्लस हो जाएगा, इस पर माइनस हो जाएगा। इसको हमने फिर ग्राउंड कर दिया। इसका विभवांतर हमने V1 मान लिया, इसका V2 मान लिया और इसका V3 मान लिया। और इसकी धारिता हमने C1 मान ली, इसकी C2 मान ली और इसकी C3 मान ली। ठीक है, अब क्योंकि आवेश हमने Q दिया है तो आवेश सभी पे बराबर होगा। अच्छा, संधारित्र की प्लेटों के बीच विभवांतर V1 बराबर होगा Q अपॉन C1, इसी तरह से V2 बराबर होगा Q अपॉन C2 और V3 बराबर होगा Q अपॉन C3। अब कुल विभवांतर V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। V1 V2 V3 का मान रख देंगे, V बराबर हो जाएगा Q अपॉन C1 प्लस Q अपॉन C2 प्लस Q अपॉन C3। Q कॉमन ले लेंगे तो ये V बराबर हो जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3।
अब संधारित्र की जो कुल धारिता मान लो हमने C मान ली, तो इन सभी संधारित्रों की कुल धारिता C बराबर होती है Q/V के। तो V की वैल्यू हमें पता है, V की वैल्यू लगा देंगे, तो C बराबर हो जाएगा Q/Q अपॉन में 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q कट गया। अब C को इधर ले आएंगे और इस तीनों को इधर ले जाएंगे, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो ये हमारा श्रेणी क्रम में जोड़े हुए संधारित्रों की धारिता आ गई। अब इस आगे चलते हैं समांतर क्रम में। समांतर क्रम में ये श्रेणी क्रम में जोड़े थे, अब जोड़ेंगे समांतर क्रम में। मान लो पहला संधारित्र, ऊपर कर लेता हूं, पहला संधारित्र, दूसरा संधारित्र और तीसरा संधारित्र। अब हमने यहाँ से Q आवेश दिया। अब ये आवेश क्या होगा, 3 जगह बटेगा। समांतर क्रम में ये आवेश 3 जगह बटेगा। मान लो इस पर Q1 गया, इस पर Q2 गया और इस पर Q3 गया। श्रेणी क्रम में क्या था कि एक ही आवेश गया था और सब पे होते हुए घूम गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, एक आवेश 3 जगह बट जाएगा। ठीक है। अब लेकिन इनके जो बीच में विभवांतर होगा, विभव होगा, वो तीनों में समान होगा। ठीक है। तो पहले संधारित्र पर आवेश हमने इनको और इनकी धारिता हमने मान ली C1, C2 और C3। पहले संधारित्र पर आवेश Q1 बराबर होगा C1V, क्योंकि विभवांतर बराबर होगा। इसी तरह से दूसरे पर Q2 बराबर होगा C2V। इसी तरह से तीसरे पर Q3 बराबर होगा C3V। ठीक है। अब कुल धारिता मान ली हमने। अब हम जानते हैं कि Q बराबर हमारा है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। तो Q बराबर निकालेंगे तो Q1 Q2 Q3 का मान निकाल लेंगे, तो V कॉमन आ गया, C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है। अब हमने इसकी कुल धारिता मान ली C। कुल धारिता C बराबर होती है हमारी Q/V के। अब Q का मान हम यहाँ से रख देंगे। कुल धारिता C बराबर हो जाएगी V C1 प्लस C2 प्लस C3 अपॉन V से V कट गया, तो कुल धारिता C बराबर हो गई C1 प्लस C2 प्लस C3। तो ये हमारा समांतर क्रम में कुल धारिता का व्यंजक हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला टॉपिक आता है संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब हमारे पास कोई संधारित्र है जो कि आवेशित है, तो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। मान लिया कोई संधारित्र है, संधारित्र जिसकी धारिता C है और उस पर आवेश Q है। ठीक है। तो उसका विभवांतर हो जाएगा V बराबर Q/C। अब मान लो हम उसको सूक्ष्म आवेश
बहुत ही अति सूक्ष्म आवेश देते हैं, dq उसको देते हैं। अब जब dq आवेश देंगे तो dq आवेश देने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा? तो कार्य होगा वो होगा dw बराबर v इंटू डी क्यू। अब v की वैल्यू हम जानते हैं q अपॉन सी इंटू डी क्यू। अब ये हमने बहुत ही कम आवेश दिया था, अब पूरा आवेश देंगे q आवेश, तो क्या करेंगे, एक लिमिट लगाएंगे। अब निकालेंगे q आवेश देने में किया गया कार्य, q आवेश देने में किया गया कार्य, तो W बराबर हो जाएगा समाकलन 0 से Q अपॉन सी डी क्यू। अब इसका समाकलन कर देंगे तो W बराबर आ जाएगा 1 अपॉन सी क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब लिमिट लगा देंगे 0 से Q की, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। तो यही संधारित्र की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, क्योंकि वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वायु स्रोत द्वारा किया गया कार्य ही वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है। तो अतः स्थितिज ऊर्जा बराबर किया गया कार्य, अतः U बराबर W बराबर 1/2 क्यू स्क्वायर अपॉन सी। ये हो गई हमारी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। हम जानते हैं Q बराबर होता है C इंटू वी के, जिसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो U बराबर हो जाएगा C स्क्वायर V स्क्वायर अपॉन C, या U बराबर C इंटू वी स्क्वायर। जानते हैं ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल। इसी के साथ हमारा संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का वो होता है संधारित्रों के उपयोग। जो कैपेसिटर हैं उनके उपयोग क्या होते हैं? तो सबसे पहला उपयोग आवेश को संचित करता है, आवेश को संचय करना पहला उपयोग हो गया। दूसरा उपयोग हो गया ऊर्जा को संचय करना। जब आवेश संचय होगा तो ऊर्जा भी संचय होगी। तीसरा होगा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में देखा होगा आपने, पंखे में लगा होता है और छोटे छोटे जो बोर्ड होते हैं मोबाइल के, टीवी के, उनमें लगे होते हैं कैपेसिटर। तो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में। चौथा होता है वैद्युत उपकरण में, तो बिजली के उपकरण होते हैं उनमें। और लास्ट हो गया वैज्ञानिक अध्ययन में। तो ये हमारे संधारित्रों के उपयोग हो गए। और इसके साथ ही ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ।